एवरीवन, चलो आज डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बारे में। ज़्यादा डिटेल्स डिस्कशन मैं नहीं करूंगा क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करूंगा, लेकिन जितना तुम्हें एग्जाम के लिए चाहिए उतना शायद तुम्हारा पर्पस फुलफिल हो जाए। इस हिसाब से चलो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बारे में। तो फर्स्ट स्टार्टेड विथ बेसिक इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड और वी कैन से बेसिक इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। जो फर्स्ट इक्वेशन है ये होता है कि डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है? इसी को कहते हैं कि गाउसेस लॉ इन इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसका मतलब देखो, डाइवर्जेंस का मतलब तो सभी को पता है। मान लो कि वी आर टेकिंग ए स्पेस इन 3D। ये मान लो कि एक्स वाई एंड जेड, कोई भी स्पेस मान लो कि दिस इज फील्ड विथ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ठीक है। दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स एंड आई एम टेकिंग एनी पॉइंट ए विद इन दिस फील्ड वेक्टर। अब डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, एक बार रिकॉल करके देखो, वेक्टर क्लास में पढ़ाया था कि किसी भी पॉइंट में हाउ मेनी वेक्टर्स आर कमिंग टुवर्ड्स दैट पॉइंट एंड हाउ मेनी गोइंग away from that point. So net outward flow of field vectors is known as the divergence. अब डाइवर्जेंस क्या दिखाई दे रहा है? डाइवर्जेंस हैव सम वैल्यू। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है, रो क्या है? रो इज द चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। दैट मीन्स इफ वी कंसिडर ए वॉल्यूम V and it is filled with certain charges, so पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज रहता है? दिस इज द चार्ज डेंसिटी। डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिविंग यू ए पॉजिटिव वैल्यू। इसका मतलब होता है कि देयर मस्ट बी सम सोर्सेस फॉर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स कौन हो सकता है? ये चार्जेस। सो दैट्स व्हाई द राइट हैंड साइड इज रो बाय एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द फर्स्ट, और वी कैन से दिस इज द इक्वेशन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स which is known as the Gauss's law. It is the first equation. Second equation is divergence of B is equal to 0. B क्या होता है? B is the magnetic field. ऐसे ही मान लो कि in 3D में एक magnetic field we are showing the magnetic fields, ठीक है, लेकिन उसका डाइवर्जेंस 0 दिखा रहा है। 0 का मतलब क्या हो रहा है? 0 का मतलब if I consider any point A, the number of incoming magnetic field vectors is equal to the number of outgoing magnetic field vectors. That means there is no sources or no sinks. So that means we can say there is a steady field की तरह है. So this is equal to 0. इसका मतलब ये होता है, कि Gauss's law in magnetostatics. अब थर्ड इक्वेशन इज कर्ल ऑफ E. देखो ये सब फिजिकल मीनिंग याद है ना। कार्ल का मतलब डाइवर्जेंस को समझा दिया। अब कार्ल आ रहा है, कार्ल ऑफ E इज इक्वल टू माइनस डेल बी डेल टी। ये इसको कहते हैं कि फैराडेज लॉ। ये क्या है? फैराडेज लॉ क्या बता रहा है कि देखो कि राइट हैंड साइड को देखो, राइट हैंड साइड एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि डेल डेल टी टाइम के साथ ये मैग्नेटिक फील्ड जो वेरी हो रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या है? टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये हो रहा है कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिखा रहा है? इट इज द रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। किसी भी पॉइंट ए को अगर कंसीडर कर रहे हैं, इफ इज देयर एनी रोटेशन और नॉट, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय कर्ल ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अगर इसको मोटा तौर पे समझा जाए तो ये जो राइट हैंड साइड टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, एक रोटेशन होते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब सिंपली वी कैन थिंक दैट इफ देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विथ टाइम वी कैन गेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। दिस इज द थर्ड इक्वेशन। नाउ द फोर्थ इक्वेशन होता है कि कर्ल ऑफ H। देखो H B, these are nothing but the magnetic field, ठीक है। और B is equal to, as you know that it is for any material it is mu H, ठीक है। mu is the magnetic permeability और E
एंड डी समटाइम्स दिस रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां रिलेशन क्या है, D इज इक्वल टू एप्सिलॉन E, ठीक है, किसी भी मटेरियल के अंदर एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ दैट मटेरियल। ये आई होप दैट यू ऑल नो दैट वन, अगर नहीं है तो थोड़ा याद करके रखना, ठीक है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। कार्ल ऑफ एच क्या मिला था, कार्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे, क्या है ये एम्पियर्स लॉ, ये क्या है, ये एम्पियर्स लॉ। अब देखो इन दोनों में अगर दोनों को थोड़ा केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो ये दिखा रहा है कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे क्या है मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन राइट साइड में कोई टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड टर्म नहीं है। मतलब यहाँ पे कोई है क्या इस तरह के डेल ई डेल टी और डेल डी डेल टी, इस तरह का टर्म तो है नहीं इसमें। लेकिन मैक्सवेल्स ने सोचा था इट इज ऑब्वियस, अगर मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करके इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, मैथमेटिकली ये भी होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरी करके मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, है ना। सो बेस्ड ऑन दिस क्वेरीज ही वांट्स टू मॉडिफाई दिस फोर्थ इक्वेशन, एम्पियर्स लॉ वाला जो इक्वेशन, इसको मॉडिफाई करना चाहा। तो फ्रॉम दैट मॉडिफिकेशन एक कंसेप्ट जनरेट हुआ जिसको कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो चलो अब ये डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में हम लोग इन डिटेल्स डिस्कस करेंगे, और डिस्प्लेसमेंट कभी कभार एग्जाम पे आते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द डिस्प्लेसमेंट करंट, उसका एक्सप्रेशन क्या है, फुल डिस्कशन करेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में। सॉरी फॉर दैट। सो हमें दिक्कत कहाँ है, हमें दिक्कत है इक्वेशन नंबर 4, जो एम्पियर्स लॉ वाला इक्वेशन है। क्या था वो, कार्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे। जे क्या है भाई, एक बार बता देते कि जे इज द करंट डेंसिटी, जे इज द करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का मतलब क्या है, मान लो कि एक कंडक्टर, ठीक है, एक कॉपर वायर, एंड बाहर से इसको कनेक्ट करो एक बैटरी से, ठीक है, तो करंट विल फ्लो अलोंग दिस डायरेक्शन। अगर मान लो कि आई एम कंसिडरिंग ए यूनिट एरिया, ये क्या है, यूनिट एरिया करंट। सो हाउ मच करंट is passing normally through this unit area is known as the current density J. So J is basically vector, it is I by A because A is area is a vector quantity, ठीक है। So current density is current per unit area। अब देखो फोर्थ इक्वेशन को लेके जितना प्रॉब्लम हो रहा है, एक चीज we know that एक कोई भी वेक्टर का कार लो, A is any vector, ये क्या है भाई, any vector, मैं समझाने के लिए ले रहा हूं, any वेक्टर फील्ड, मान लो एनी वेक्टर फील्ड, ठीक है। अब इसको अगर डाइवर्जेंस लोगे, इट ऑलवेज गिव्स यू जीरो। ये क्यों होता है, मैथमेटिकली मैं नहीं समझाऊंगा, लेकिन फिजिकली मैं तुम्हें समझाता हूं। कार्ल ऑफ ए का मतलब क्या होता है, कार्ल ऑफ ए मतलब कोई भी पॉइंट, मान लो कि एक पॉइंट पी के आसपास में कोई भी अगर एक वेक्टर फील्ड, मान लो कि दिस इज द वेक्टर फील्ड ए, इफ इट इज रोटेटिंग, दिस मीन्स इज द कार्ल ऑफ ए। कितना रोटेशन हो रहा है, रोटेशन है कि नहीं, दिस इज गिवन बाय दिस कार्ल ऑफ ए। अगर एक वेक्टर फील्ड रोटेट कर रहा है किसी पॉइंट की आसपास, तो अगर उसी वेक्टर फील्ड का अगर डाइवर्जेंस लोगे, डाइवर्जेंस का मतलब क्या है कि उसी पॉइंट पे इज देयर एनी नेट आउटवर्ड फ्लो, कोई आउटवर्ड फ्लो हो रहा है क्या। देखो एक वेक्टर अगर घूम रहा है, उसका तो आउटवर्ड फ्लो मतलब इसी पॉइंट में कोई आउटवर्ड फ्लो का मतलब ही नहीं होता। तो इसलिए डाइवर्जेंस ऑफ कार्ल ऑफ एनी वेक्टर, कोई घूमने वाला वेक्टर फील्ड के लिए उसका डाइवर्जेंस अगर लोगे तो ये बिल्कुल जीरो होगा। तो इसी को वी विल यूज इन दैट इक्वेशन। तो चलो एक बार इक्वेशन में लेते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कार्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे वेक्टर। अगर इसका डाइवर्जेंस ले ले दोनों साइड में, तो क्या मिलेगा हमें, डाइवर्जेंस ऑफ कार्ल ऑफ एच। तो राइट साइड का भी डाइवर्जेंस लेना होगा, इट इज डाइवर्जेंस ऑफ जे, ठीक है। सो व्हाट इट गिव्स, it gives us that this is basically 0. So this is 0 which is divergence of J. So हमें from that concept what we have found out, we have found out that it is divergence of J which is 0. ये हमें एक मिल गया भाई, ठीक है। 1 minute. So let's mark it as a equation number 1. But we have the equation of continuity, equation of continuity.
देखो इसको थोड़ा अब इफ़ यू डोंट हैव द कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अभी मैं इसको नहीं समझा पाऊंगा इधर क्योंकि टाइम लग जाएगा, तो इसको ऐसे करो कि डाइवर्जेंस ऑफ जे, ये मान लो कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस डेल रो डेल टी इज इक्वल टू 0। ये क्या है, कोई भी कंडक्टर के अंदर जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि इफ वी कंसिडर एनी पॉइंट P, उसी पॉइंट में व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लो ऑफ दिस करंट डेंसिटी, मतलब इसी पॉइंट से कितने करंट आउटवर्ड फ्लो हो रहा है, प्लस कितना उसका चार्ज की वैरी हो रहा है, दिस इज इक्वल टू 0। इफ यू वांट द व्हाट इज द फुल कंसेप्ट ऑफ दिस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं इसको समझा दूंगा। लेकिन अभी के लिए मान लो कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी व्हेन ए चार्ज इज फ्लोइंग, दैट मीन्स ए करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, ठीक है। और so we have this equation of continuity, divergence of J plus del rho del T is equal to 0. So from that equation what we are getting? We are getting the divergence of J is equal to minus del rho del T. अब देखो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, ये है इक्वेशन, मान लो एक इक्वेशन दिखा रहा है कि डाइवर्जेंस ऑफ J is equal to 0 और दूसरा इक्वेशन हमें बता रहा है कि डाइवर्जेंस J is equal to minus del rho del T। कैसे मान लें इन दोनों इक्वेशन को, ठीक है। तो इसी को थोड़ा ध्यान देते हुए मैक्सवेल ने क्या किया, उन्होंने चेंज कर दिया इसी इक्वेशन के अंदर। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई देखो ये जो एम्पियर्स लॉ वाला इक्वेशन है ना, जो कर्ल ऑफ H, ये जो J करंट डेंसिटी के बराबर, लेकिन करंट डेंसिटी के साथ और एक टर्म अगर ऐड कर दे जिसको हम लोग कहेंगे कि JD क्यों है बाद में बताएंगे। सो देन हमारा जो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम भी मिट जाएगा। और जो फर्स्ट हमारा एम था कि राइट हैंड साइड को, अगर लेफ्ट हैंड साइड इज रिप्रेजेंटिंग ए मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड साइड को कोई J उसके साथ एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम लोग डेल ई डेल टी और डेल डी डेल टी से लिख पाएंगे, इस तरह की कुछ चाहिए। सो देन वी कैन से द फोर्थ इक्वेशन इज करेक्ट। सो इफ वी डू सो देन आवर एम विल बी फुलफिल्ड। और कैसे फुलफिल हुआ दिखाते हैं हम, ठीक है। चलो, सो now our equation is, the fourth equation is curl of A is equal to J plus del D, J plus JD, ठीक है। अब इसका डाइवर्जेंस ले लेते हैं। सो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ H इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ J प्लस JD। देखो लेफ्ट हैंड साइड बेसिकली 0, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फील्ड इज 0, सो 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज डाइवर्जेंस ऑफ J प्लस डाइवर्जेंस ऑफ JD, ठीक है। सो फ्रॉम दैट व्हाट वी आर गेटिंग दैट डाइवर्जेंस ऑफ, ये JD क्या है हमें समझना होगा। सो डाइवर्जेंस ऑफ JD इज इक्वल टू माइनस डाइवर्जेंस ऑफ J, ठीक है। अगेन देखो कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, क्या है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बता रहा है कि डाइवर्जेंस ऑफ J प्लस डेल रो डेल T इज इक्वल टू 0। सो डाइवर्जेंस, सो डेल रो डेल टी क्या है, डेल रो डेल टी इज इक्वल टू माइनस डाइवर्जेंस ऑफ J, है कि नहीं। सो ये देखा माइनस डाइवर्जेंस ऑफ J, सो इन प्लेस ऑफ माइनस डाइवर्जेंस ऑफ J वी कैन यूज दिस डेल रो डेल टी। चलो भाई यूज कर लो। सो डाइवर्जेंस ऑफ JD वी कैन राइट इट इज डेल रो डेल टी। ओके, नाउ व्हाट वी नो फ्रॉम द गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमें क्या बता रहा है कि डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो रो क्या होगा, रो इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ, रो तो एक कांस्टेंट टर्म होता है, एक वैल्यू होता है। सो हम ऐसे करके लिख सकते हैं भाई, है कि नहीं। अब एप्सिलॉन नॉट ही, जैसे हमने बताया कि D इज इक्वल टू एप्सिलॉन E, कोई भी मटेरियल के अंदर अगर मान लो कि ये चार्ज इज अ फ्री चार्ज, देन एप्सिलॉन नॉट E वी कैन राइट एज ए D। अगर ये फ्री चार्ज हो तो मान लेते हैं कि ये फ्री चार्ज है, सो रो इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ D, ठीक है। सो वी विल यूज हियर दिस वन। सो व्हाट वी आर गेटिंग, डाइवर्जेंस ऑफ JD इज इक्वल टू बेसिकली डेल डेल T ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ D, ठीक है। यहां पे हम लोग एक चीज कर सकते हैं कि ये डेल डेल टी ऑफ डाइवर्जेंट, ये डेल डेल टी ये एक ऑपरेटर होता है और ये नेबला एक ऑपरेटर, इन दोनों को हम लोग ना
सफल कर सकते हैं, मतलब इसको आगे लिख के इसको बाद में लिख सकते हैं और इसको पहले लिख के इसको बाद में लिख सकते हैं। सो ये भी प्रूफ है, अभी के लिए मान लो हो रहा है, ठीक है, और तुम्हें जानकारी चाहिए तो मुझे बताना। सो वी कैन राइट दिस वन, डाइवर्जेंस ऑफ जे डी इज इक्वल टू, पहले मैं लिख रहा हूँ कि नेबुला, दैट मीन्स डाइवर्जेंस डेल डी डेल टी, ठीक है। सो डेल डेल टी, ये पहले नेबुला ऑपरेट हो रहा था डी के ऊपर, अब ये नेबुला को बाहर कर लिया, डेल डेल टी इसके ऊपर ऑपरेट हो रहा है। सो देखो कि ये जो इक्वेशन डाइवर्जेंस ऑफ जेडी, ये डाइवर्जेंस ऑफ डेल डी डेल टी, सो ये जेडी इज इक्विवेलेंट टू डेल डी डेल टी। सो फ्रॉम दैट इक्वेशन व्हाट वी हैव फाउंड आउट, वी हैव फाउंड आउट कि जे डी इज इक्वल टू डेल डी डेल टी। देखो डी बेसिकली क्या है, डी इज बेसिकली नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। चलो इसको थोड़ा अरेंज करके लेट्स राइट डाउन दिस equation for Ampere's law equation. So right now what we have, the fourth equation or Ampere's equation, that is curl of H is equal to current density according to Ampere's equation plus this term JD, and which is nothing but curl of H is equal to J plus del D del T। आप देखो कोई दिक्कत है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि अब हमारे अगर इक्वेशन 3 को एक साथ लिखा जाए, कर्ल ऑफ E इज इक्वल टू क्या था भाई, माइनस डेल बी डेल टी, दैट मीन्स टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे भी देखो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूसिंग द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज द रियलिटी। सो इट इज द मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, और जिन्होंने मैक्सवेल ने मैथमेटिकली बनाया था, ठीक है। अब आ रहा है कि ये क्या है, डेल टी क्या है, देखो एक बार देखो, कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे प्लस डेल डी डेल टी, ये क्या है भाई, ये करंट डेंसिटी, दिस इज द करंट डेंसिटी, करंट फॉर यूनिट एरिया। ये क्या होगा, ये अगर करंट डेंसिटी है तो करंट डेंसिटी के साथ करंट डेंसिटी जोड़ सकते हैं, तो ये भी करंट डेंसिटी। और ये जो करंट डेंसिटी ये कैसे बन रहा है, टाइम वेरिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी पार्ट की वजह से हम लोग सोच सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। और हमें क्या पता है कि देखो कि करंट, इफ ए करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इट कैन क्रिएट द मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट का एक प्रॉपर्टी होता है कि करंट अगर फ्लो कर रहा है तो करंट एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर पाएंगे। तो कोई भी चीज अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, कोई भी चीज का फ्लो अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, वो करंट की तरह बिहेव करेगा, है कि नहीं। सो सिंस दिस डेल डी डेल टी, सो सिंस डेल डी डेल टी, जिसको हम लोग लिखते हैं कि जे डी, प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड, hence JD is like a current, क्योंकि ये करंट डेंसिटी, सो ये एक करंट डेंसिटी मतलब करंट पर यूनिट है, सो ये करंट की तरह बिहेव करते हैं, तो दिस दैट्स व्हाई so JD is known as the displacement current density. So JD is known as the displacement current density. इसको मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के अलावा और कोई करंट का प्रॉपर्टी है नहीं, मतलब दिस इज नॉट लाइक दैट द फ्री चार्जेस। करंट का मतलब क्या होता है, फ्री चार्जेस मूविंग, यही तो होता है करंट। लेकिन ये जेडी, ये फ्री चार्ज मूविंग के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। और करंट का एक प्रॉपर्टी होता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना, इस हिसाब से इसको कहते हैं कि करंट डेंसिटी। अदरवाइज इट डज नॉट हैव एनी अदर प्रॉपर्टीज लाइक द करंट, ठीक है। इसको तुम ऐसे आसानी से मेजर भी नहीं कर पाओगे, जैसे एम्पीयर लगा के मेजर कर लोगे, ये नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट करंट। तो अगर एग्जाम में पूछे व्हाट डू यू मीन बाय द डिस्प्लेसमेंट करंट, सीधा ये इक्वेशन लिख देना, अगर एक दो मार्क्स का इक्वेशन नंबर है तो। सो कर्ल ऑफ H जे प्लस डेल डी डेल टी। अब ये डेल डी डेल टी इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द
डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, इट डज नॉट हैव एनी अदर प्रॉपर्टीज ऑफ करंट्स। ठीक है, इतना सा अगर लिख दोगे तो दिस इज द करेक्ट थिंग। सो व्हाट राइट नाउ व्हाट आर द मैक्सवेल्स इक्वेशन? सो differential form of Maxwell's equation, Maxwell's equations का डिफरेंशियल फॉर्म क्या है? ये चार इक्वेशन को एक साथ लिख दो कि पहले लिखा था कि डाइवर्जेंस ऑफ ई, डाइवर्जेंस ऑफ डी के टर्म में भी लिख सकते हो, इट इज रो, तब एप्सिलॉन नहीं होगा। सेकेंड, डाइवर्जेंस ऑफ बी is equal to 0. Third one is curl of E is equal to minus del V del T, and the fourth one curl of H is equal to J plus del D del T. So these four equation together is known as the Maxwell's equations। ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द मैक्सवेल्स इक्वेशन। सो ये अगर डायरेक्ट पूछे तो ये चार इक्वेशन अगर लिख दोगे, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ द लास्ट कंसेप्ट व्हिच इज नोन एज द पॉइंटिंग वेक्टर और पॉइंटिंग थ्योरम, आई विल डिस्कस इन डिटेल्स दैट वन, और इसको डिराइव भी करेंगे कंसेप्चुअल बेसिस पे। ठीक है, और खत्म करते हैं लेक्चर। तो चलो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पॉइंटिंग थ्योरम। देखो कि हेडिंग क्या है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन, और उसी से आता है हमारा पॉइंटिंग थ्योरम। देखो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जैसे मान लो कि लाइट अगर मूव कर रहे, लाइट इज मूविंग अलोंग दिस डायरेक्शन, ये मान लो कि एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये मान लो कि जेड एक्सिस। अब मान लो कि लाइट अलोंग दिस डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, तो लाइट के साथ क्या जुड़ा होता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके साथ। एक क्या होता है कि भाई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इस तरह जो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर दिखाओगे, जैसे मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज वाइब्रेटिंग अलोंग द वाई एक्सिस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड लाइट के साथ और क्या होता है? एक मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है ना, एक मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कौन सा डायरेक्शन में होगा? जेड डायरेक्शन में उसका वाइब्रेशन होगा। इस तरह की मान लो कि इस तरह कुछ हो रहा है, सो ये हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, है ना। और लाइट कौन सा डायरेक्शन में मूव करेगा? इट इज बोथ परपेंडिकुलर टू द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अगर स्पेस में मूव करे, उसके साथ कितना एनर्जी फ्लो हो रहा है, दिस इज द बेसिक पर्पस ऑफ दिस पॉइंटिंग थ्योरम। कितना एनर्जी फ्लो हो रहा है, वी कैन कैलकुलेट दैट वन। तो चलो कि स्टार्ट करते हैं मैक्सवेल्स का दो इक्वेशन से। एक इक्वेशन क्या है? थर्ड इक्वेशन, इक्वेशन नंबर थर्ड इज कर्ल ऑफ E इज इक्वल टू माइनस डेल वी डेल टी, और फोर्थ इक्वेशन क्या है? कर्ल ऑफ H आफ्टर मॉडिफिकेशन इज इक्वल टू J प्लस डेल डी डेल टी। ठीक है, अब एक काम करते हैं कि E एंड H को क्रॉस प्रोडक्ट करके उसका डाइवर्जेंस कर दे, इसको इन दोनों को मिला देते हैं। क्या है? सो व्हाट वी आर वांट टू डू दैट वन, डाइवर्जेंस ऑफ E क्रॉस H। ये क्या होता है पहले चेक करते हैं कि E क्रॉस H उसका डाइवर्जेंस ले लेते हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द वाई डायरेक्शन, एक मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द जेड एच डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन, ये वाई जेड परपेंडिकुलर होना है ये भी नहीं चाहिए। सो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, उसके साथ इसका डाइवर्जेंस कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा? देयर इज ए फॉर्मूला, देयर इज ए फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को थोड़ी याद करो, अभी इसको डिस्कस करने की प्रॉपर प्लेस नहीं है ये। सो डाइवर्जेंस ऑफ E क्रॉस H है, तो पहले ये जो लास्ट वाला उसको पहले लेके आओ, सो इट इज H, और ये डॉट कर दो, और ये फर्स्ट का कार्ल होगा, सो कार्ल ऑफ E, फिर माइनस, अब ये इसको लेके आओ E, डॉट ले लो कार्ल ऑफ H। ये थोड़ा याद रखना कि अगर नेबुला डॉट E क्रॉस H और डाइवर्जेंस ऑफ E क्रॉस H हो रहा है कि द सेकेंड वन डॉट एंड क्रॉस को इंटरचेंज कर देना। सो डॉट कार्ल ऑफ E होगा, और E को लेंगे डॉट कार्ल ऑफ H होगा। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, ये थोड़ा याद कर लो, एग्जाम के लिए सही होगा। अगर कोई भी मीडियम के लिए हमें ये भी है, D इज इक्वल टू एप्सिलॉन E एंड H इज इक्वल टू B इज इक्वल टू म्यू H, वी ऑल नो दैट, कोई भी मीडियम के लिए। तो इसको थोड़ा अगर यूजिंग दिस वन, मैं टोटल डेरिवेशन नहीं करूंगा क्योंकि इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग थिंग, सो आई कैन डायरेक्टली राइट डाउन दैट इट इज डाइवर्जेंस ऑफ E क्रॉस H
अगर पॉइंटिंग थ्योरम का डेरिवेशन पूछे तो तुम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो। सो डाइवर्जेंस ऑफ ई क्रॉस एच, इसको थोड़ा रीअरेंज करके यूजिंग दिस थिंग्स ऑल्सो, क्या तुम्हें मिलेगा, इट इज माइनस डेल डेल टी हाफ ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर प्लस हाफ बी वेक्टर डॉट एच वेक्टर माइनस ई डॉट जे वेक्टर। ये तुम्हें बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है, यहां से यहां तक। सो ये याद करना उतना भी टफ नहीं है, क्योंकि माइनस डेल डेल टी ई के डी के साथ डॉट, हाफ बी के एच के साथ डॉट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड माइनस ई डॉट जे। सो दिस इज द डाइवर्जेंस ऑफ ई क्रॉस एच। अब एक काम करते कि स्पेस में इन 3D, लेट्स से दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z, वी आर कंसिडरिंग एन आर्बिटरी वॉल्यूम v। क्या कर रहे हैं, एक वॉल्यूम v कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर चार्जेस है, दिस चार्जेस की वजह से ही तो ये करंट डेंसिटी j, एवरीथिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो ड्यू टू दैट वन। अगर ये चार्ज मूव कर रहे हैं सो करंट इज फ्लोइंग देयर, सो मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो दैट वन। ओके, तो एक काम करते हैं कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को एक वॉल्यूम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ठीक है, इसी वॉल्यूम में इसका इंटीग्रेट करते हैं। सो लेट्स डू दैट वन। तो सो लेफ्ट हैंड साइड इज अ वॉल्यूम इंटीग्रेशन, किसका कर रहे हैं, डाइवर्जेंस ऑफ ई क्रॉस एच डीवी। सो राइट हैंड साइड का भी वॉल्यूम इंटीग्रेशन होगा, है ना। सो द राइट हैंड साइड बिकम्स, ये डेल डेल टी को अच्छा कर लो पहले, माइनस डेल डेल टी हाफ ई डॉट डी प्लस हाफ v डॉट एच, ठीक है, dv, और इसको अलग से कर रहे हैं। सो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v ई वेक्टर डॉट जे dv, ठीक है। सो वॉल्यूम क्या, कुछ नहीं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को मैंने वॉल्यूम इंटीग्रेशन कर लिया। अब देखो एक टर्म आ रहा है, ये क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड, क्योंकि ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इट अगेंस्ट गिव्स यू ए वेक्टर। सो व्हाट वी नो फ्रॉम द गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम को थोड़ा रिकॉल करो कि कोई भी वेक्टर फील्ड का अगर डाइवर्जेंस ले, जैसे मान लो कि कोई भी वेक्टर फील्ड v, सो v वेक्टर फील्ड का अगर डाइवर्जेंस ले और उसका अगर वॉल्यूम इंटीग्रेशन कर दे, ठीक है, किसी भी वॉल्यूम, जो वॉल्यूम अगर मान लो कि a सरफेस से इट इज बाउंडेड, इफ यू आर डूइंग द वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर फील्ड, सो ये किसके बराबर होता है, ये सरफेस इंटीग्रेशन का बराबर होता है कि ये जो सरफेस, दिस वॉल्यूम इज क्लोज्ड बाय दिस सरफेस एस, सो इट इज नथिंग बट v वेक्टर डॉट ds वेक्टर, है कि नहीं, जहां के ds वेक्टर कोई भी एक छोटा सा एलिमेंट्री सरफेस एरिया इज ds वेक्टर। सो दिस इज द पावर ऑफ गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम। सो यहां पे देखो डाइवर्जेंस ऑफ सम वेक्टर फील्ड, उसका क्या हुआ है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन, तो इसको हम लिख सकते हैं कि दिस वेक्टर फील्ड डॉट ds सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इट गिव्स मी ए क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन यूजिंग दिस गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम। इट इज ई वेक्टर, ये वेक्टर है ना, ये जो v जिसको हम लोग v लिखे थे, सो v डॉट ds, सो e क्रॉस h डॉट ds वेक्टर लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड जैसे डेल डेल टी को हम इंटीग्रेशन के बाहर भी ले सकते हैं, सो लेट्स टेक दिस वन एंड डेल डेल टी को अब dt लिख रहा है, ठीक है, कोई नहीं, अब ये समझ लो थोड़ा डिफरेंस तो है ही, लेकिन अब लिख सकते हैं एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, मान लो कि ये हो रहा है, ठीक है। सो इट इज हाफ ऑफ ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट एच वेक्टर dv माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट जे वेक्टर dv। सो दिस इज राइट नाउ इक्वेशन, हम लोग का ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ आवर पॉइंटिंग थ्योरम। अब एक काम करते हैं कि इसको थोड़ा सा ना रीअरेंज करके लिख लेते हैं, ठीक है, चलो इसको रीअरेंज करके लिखते हैं। सो देखो ये है हमारे पास ई क्रॉस एच जो हमने मिला था, मैंने और एक बार लिख दिया इधर। तो इसको थोड़ा अगर रीअरेंज कर लेंगे तो रीअरेंज करके लिखते हैं। तो चलो इसको एक काम करते हैं कि ये जो टर्म है यहाँ पे इसको पहले लिखते हैं कि माइनस डी डी टी ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रेशन हाफ ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट एच वेक्टर, ठीक है, और ये क्या हो रहा है, इट इज वॉल्यूम इंटीग्रेशन dv।
सो राइट हैंड साइड इज, इसको मैं इस साइड में लेके आ रहा हूं, सो इट इज वॉल्यूम इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट जे वेक्टर डीवी प्लस दिस वन, सो प्लस क्योंकि इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ रहा हूं और लिख रहा हूं पूरा राइट हैंड साइड में, इन दोनों को इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन ई क्रॉस एच डॉट डी एस। अब इसको मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। देखो कि राइट हैंड साइड में ये जो है ना, ये जो टोटल थिंग्स इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग्स, दिस इज नथिंग बट वर्क डन by the electromagnetic wave on the charges in the volume V। इसको मतलब एक बार समझ लो मोटा तौर पे, जैसे मान लो कि इन स्पेस, ठीक है, ये जो स्पेस है एक्स वाई एंड जेड, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज मूविंग, आई एम कंसिडरिंग एन आर्बिटरी वॉल्यूम। इसके अंदर मान लो कि बहुत सारे चार्जेस होंगे, है ना, क्योंकि ये चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर चार्ज मूव कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो इसी चार्जेस के ऊपर अगर मान लो कि यहाँ पे स्पेस में चार्जेस है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज मूविंग, सो हाउ मच वर्क डन बाय दिस electromagnetic field on that charges which is represented by that E dot J dV। अगर इसका इंटीग्रेशन कर ले तो पूरा वॉल्यूम के E dot J dV एक छोटा वॉल्यूम dV के लिए वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑन द चार्जेस इनसाइड दिस dV। अगर इसको इंटीग्रेशन कर ले सो द टोटल वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑन द चार्जेस इन द वॉल्यूम V। लेफ्ट हैंड साइड का समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या है। ये जो हाफ E वेक्टर डॉट डी वेक्टर, ये होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। और ये हाफ बी डॉट एच, ये होता है मैग्नेटोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। सो ये जो टोटल ये इंटीग्रेशन के अंदर, ये जो इंटीग्रेशन के अंदर या इंटीग्रेशन को लेके, इंटीग्रेशन को डी को छोड़ के इंटीग्रेशन को लेके अगर ये पूरा व्हाट इज दिस, इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी प्लस मैग्नेटोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, ये अंदर वाला। इसका अगर टोटल वॉल्यूम में अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं दैट मीन्स इट इज द टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में होता है। अगर पूरा वॉल्यूम में ले ले तो इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी प्लस मैग्नेटोस्टैटिक एनर्जी। सो दिस इंटीग्रेशन हाफ ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर प्लस बी डॉट एच डी वी, इसका मतलब होता है कि टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इन द वॉल्यूम V। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी किसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक एनर्जी, टोटल एनर्जी ये हो रहा है। इसी एनर्जी से वो थोड़ा काम कर रहा है किसके ऊपर, इसके अंदर जो चार्जेस है इसके ऊपर। सो ये एनर्जी देके ये काम कर रहा है। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसका एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। और कैसे डिक्रीज हो रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस टोटल लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि ये है डीडीटी। डीडीटी मींस टाइम के साथ ये टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कैसे चेंज हो रहा है। माइनस डीडीटी का मतलब क्या है, टाइम के साथ ये टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कैसे डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये इस चार्जेस के ऊपर कुछ काम कर रहा है। अगर काम करोगे तो अपना एनर्जी लॉस होगा ही होगा। सो दिस इज द रेट ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, कुछ भी कहो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड विद इन द वॉल्यूम V। क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये काम कर रहा है जो राइट हैंड साइड में हो रहा है। और बाकी एनर्जी क्या होगा, जितना हो सके थोड़ा ड्यू टू दिस वर्क डन इसका एनर्जी घट गया, और जो जितना बचा हुआ एनर्जी वो आउटवर्ड फ्लो होगा कि नहीं होगा।
सो दिस टर्म इज रिप्रेजेंटिंग, क्योंकि एनर्जी कंजर्व्ड होता है, सो दिस टर्म इज रिप्रेजेंटिंग द रेट ऑफ फ्लो और यू कैन से रेट ऑफ फ्लो, आउटवर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जी थ्रू द सरफेस एस। ये क्या है कि और एक बार समझ लो भाई, इसको समझना जरूरी है क्योंकि ये वॉल्यूम भी, इसके अंदर बहुत सारे चार्जेस हैं और ये वॉल्यूम एस सरफेस से बाउंडेड है। अगर मान लो कि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रहा है इस मीडियम से, सो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज कंटेनिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। कितना एनर्जी? इट इज इंटीग्रेशन ऑफ हाफ ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट एच वेक्टर डी वी। इतना एनर्जी कंटेन करके जा रहे थे, लेकिन ये एनर्जी थोड़ा इस चार्जेस को दे देंगे। किससे दे देंगे? क्योंकि इस ये देने के लिए थोड़ा काम करेगा। काम कितना होता है? काम ये होगा इक्वल टू ई वेक्टर डॉट जे वेक्टर डी वी। इतना काम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कर रहे हैं किसके ऊपर? चार्जेस के ऊपर जो वॉल्यूम वी के अंदर है। और बाकी जो एनर्जी क्या होगा? बाकी एनर्जी आउटवर्ड, इस सरफेस से आउटवर्ड फ्लो होगा। वो क्या है? इट इज ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर डॉट डी एस, ये जो टोटल एनर्जी, ठीक है। इसी के अंदर जो ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर, इसको अगर एक दूसरा वेक्टर से डिनोट किया जाए, सो एस इज इक्वल टू ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर। ये होता है पॉइंटिंग वेक्टर। ये क्या है? इट इज द पॉइंटिंग वेक्टर। इसको कहते हैं कि पॉइंटिंग वेक्टर ई क्रॉस एच। और इसका मतलब क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, और यू कैन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। ये अच्छा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फ्लोइंग आउट। ये लिख लो भाई, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लोइंग आउट नॉर्मली थ्रू यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यही होता है कि इस एरिया से, पार यूनिट एरिया से, टोटल एरिया से कितना आ रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर क्रॉस एच डॉट डी एस। ये टोटल एनर्जी, टोटल आउटवर्ड फ्लो पार यूनिट एरिया से कितना आ रहा है? इट इज ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर, जिसको हम लोग पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फ्लोइंग आउट नॉर्मली थ्रू द यूनिट एरिया। सो दैट्स ऑल फॉर द पॉइंटिंग थ्योरम, पॉइंटिंग वेक्टर। और मुझे लग रहा है इतना ही काफ़ी है। अगर इससे ज़्यादा कुछ चाहिए तो मुझे बताना, मैं कोशिश करूँगा। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। मैं कोशिश करूँगा कि इसको और बनाने के, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि और मैं बना पाऊँगा क्योंकि टाइम इज़ वेरी शॉर्ट। तो इतना करो। अगर कुछ भी चाहिए तो थोड़ा बहुत हेल्प तो मुझे बताना। आई विल डेफिनेटली डू फॉर यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम। चलो बाय बाय।